हाँ, तो मैं आज देखिए आगे बढ़ने से पहले स्टीफन्स लॉ मैंने कल करा दिया था। स्टीफन लॉ से आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्टीफन्स लॉ पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले किरचॉफ लॉ पर मैं कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के जो पूछे जाते हैं और जो बनते हैं, और उनमें कुछ डाउट्स वगैरह आपको आ सकते हैं। जैसे कल भी एक दो बच्चे ने डाउट पूछा था, तो उसको लेके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि किरचॉफ लॉ कल मैंने पढ़ा तो दिया था। अब किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको मैं बता देता हूँ। फिर हम स्टीफन्स लॉ पे एक दो एग्जांपल करेंगे जो मैंने आपको सेंड किया था, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उस पर कुछ एग्जाम्पल करके। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर। जो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वो अच्छा एमिट करेगा, जो अच्छा एमिट करेगा वो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें आयरन और वाटर की, अगर हम बात करें आयरन और वाटर की, तो आयरन जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा होगा। अगर हम पानी से कंपेयर करें, पानी देर में गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। इसको आप सिंपली घर पे करके देख लो। जैसे घर पे आप के घर में खाना बनता है, रोटियां बनती हैं, तो तवे को जब रखा जाता है तो तवा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, आयरन का होता है, और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। लेकिन पानी देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा। ठीक है, पानी को गर्म होने में कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, और तवा मुश्किल से 10 सेकंड में अच्छा खासा गर्म हो जाता है, लेकिन ठंडा भी वो जल्दी होता है तवा। ठीक है, तो आयरन और वाटर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें मेटल से, ठीक है, इसका सैंड का, तो भी मेटल के लिए हम कह सकते हैं सैंड। लेकिन मिट्टी भी जल्दी गर्म होती है, रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। बट इफ आई कंपेयर विद मेटल, तो मेटल जल्दी गर्म होगा। ठीक है, बट इन जनरल जैसे रेत जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, रेगिस्तान की जो जमीन होती है। ठीक है, और पत्थर है, पत्थर जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, पूछा जाता है, और इसको लेके आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे पूछेगा कि दो स्फीयर हैं और दोनों स्फीयर एक जैसे शेप के हैं, बट एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का है। दोनों एक जैसे शेप के हैं, एक ब्लैक कलर का एक व्हाइट कलर का है, और दोनों को एक फर्नेस में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया गर्म होने के लिए, और कुछ देर के बाद निकाला और वो एकदम गर्म हो चुके हैं, और उनको ले जाके एक डार्क रूम के अंदर लेके गए। कहाँ लेके गए? डार्क रूम के अंदर लेके गए। तो अब बताइए उनमें से कौन सा स्फीयर ज्यादा चमकेगा या विजिबल होगा? तो ब्लैक वाला ज्यादा, डार्क रूम के अंदर ब्लैक वाला ज्यादा चमकेगा। वजह यह है कि जो डार्क था, ब्लैक कलर का था, उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा एज कंपेयर टू व्हाइट स्फीयर, तो वो एमिट भी ज्यादा करेगा। नो डाउट ये दिखने में एक जैसा था, आइडेंटिकल था, लेकिन चमकेगा ज्यादा कौन सा? ब्लैक वाला। तो वो ब्लैक वाला ज्यादा शाइन कर रहा होगा या ग्लो कर रहा होगा किसमें? डार्क रूम में। आपने कहा डार्क रूम में लेके इसलिए ज्यादा कर रहा था, नहीं, डार्क में क्या है, विजिबल ज्यादा होगा। आप लाइट में देखेंगे तो लाइट में उतना कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डार्क में जब होगा तो बैकग्राउंड डार्क होगी, आसपास का मीडियम डार्क होगा, तो उसमें दोनों में जो ज्यादा शाइन करते हुए नजर आएगा वो ब्लैक वाला होगा। इसी तरह से इसमें जैसे मान के चलिए ये है, ठीक है, राइट, ये ब्लैक और व्हाइट है। मान के चलिए ये मेटल का है और इसको हम गर्म कर दें, ये मेटल का है, इसको अगर हम गर्म कर दें, ऐसे ही कहेगा कि एक रॉड है, उसका आधा हिस्सा ब्लैक पेंट है और आधा हिस्सा व्हाइट पेंट है, और इसको हमने काफी गर्म किया, एक फर्नेस में गर्म करके फिर एक डार्क रूम में ले गए। बताइए रॉड का कौन सा वाला पार्ट ज्यादा शाइन करेगा, ग्लो करेगा? तो ऑप्शन होंगे पूरी रॉड ज्यादा चमक रही होगी, दूसरा ऑप्शन होगा रॉड दिखाई ही नहीं देगी, एक होगा कि व्हाइट वाला ज्यादा चमक रहा होगा, एक होगा ब्लैक वाला ज्यादा चमक रहा होगा। अब आप जवाब जान गए कि जिसका ब्लैक, जो पार्ट इसका ब्लैक था उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा, तो वो अब बाद में जब आप उसको रूम में ले जाएंगे तो एमिट भी ज्यादा करेगा, तो शाइन भी वही ज्यादा कर रहा होगा। कई लोग सोचते हैं कि ब्लैक वाला तो ब्लैक तो होगा और ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो जब ग्लो करेगा, जब लाइट निकल रही होगी, वीन्स लॉ से भी अगर हम देखें तो मान के चलिए उस समय रेड थे, दोनों ही रेड थे, व्हाइट वाला पार्ट भी रेड हो गया था और ब्लैक वाला भी रेड हो गया था, इतना गर्म कर दिया। लेकिन अब इस रेड में भी जब हम रूम के अंदर लेके जाएंगे तो व्हाइट वाले में जो रेड कलर निकल रहा था, इंटेंसिटी जो थी, रेड या येलो वाट एवर, ये डिपेंड करता है कितना आपने गर्म किया। लेकिन इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो इंटेंसिटी ब्लैक से निकलने वाले रेड की ज्यादा होगी, वो ज्यादा ब्राइट होगा, ज्यादा ग्लो कर रहा होगा एज कंपेयर टू द पोर्शन ऑफ द व्हाइट। ठीक है,
वो रेड येलो से मतलब नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब एक और इसमें क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से रिलेटेड है, उसका भी मैं आइडिया देता हूँ। फ्रॉनहोफर लाइन, फ्रॉनहोफर लाइन क्या होती है पहले तो ये समझना होगा। तो देखिए सन में दो पार्ट होते हैं, सन की कोर और एक इसका बाहर का। और नीतेश माइक म्यूट कर लो। हाँ, तो देखिए सन के दो पार्ट है, एक ये अंदर का होता है कोर, इसे फोटोस्फीयर कहते हैं, अंदर वाला फोटोस्फीयर, और ये बाहर का होता है इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ठीक है, एक ये होता है फोटोस्फीयर, एक होता है क्रोमोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और इसमें से रेडिएशन जब निकलते हैं तो ये रिलेटिवली बाहर का जो क्रोमोस्फीयर होता है वो ठंडा होता है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलते हैं उनमें से कुछ रेडिएशन ये क्रोमोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्रोमोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अब जो लाइट इस सन से आ रही है वो जब अर्थ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ पर, तो अर्थ का सन का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस मिलना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ लाइन मिसिंग होती है। कंटिन्यूअस होना चाहिए स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस का मतलब वी शुड गेट ऑल द वेवलेंथ्स। कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ, जैसे आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ ली है पीछे, तो मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता था तो किसी लोअर शेल से हायर शेल में जब जाता था इलेक्ट्रॉन, और जब वापस लौटता था तो फोटॉन्स एमिट करता है, और इन्हीं वेवलेंथ्स को जो एनर्जी एमिट करता है, इन्हीं वेवलेंथ्स को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कुछ ही लाइन मिलती है। ठीक है, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा था तो ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, चक्कर लगाएगा, तो कंटिन्यूअसली लाइट एमिट करेगा, ईएम वेव, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पे लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। बोर ने इसको एक्सप्लेन किया था कि जब चक्कर लगाता है तो एमिट नहीं करता, केवल ट्रांजिशन के दौरान जब ऊपर से नीचे आएगा तो एमिट करेगा, देन वी विल गेट फ्यू वेवलेंथ्स। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था। सन के केस में क्या था कि सन से जो लाइट आ रही है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है वो कंटिन्यूअस मिलना चाहिए, वी मस्ट गेट ऑल द वेवलेंथ। जैसा कहते भी हैं कि सन से सारे रेडिएशन निकलते हैं, जक्सु विम्रा मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला। और या फिर इसमें गामा रे से लेके रेडियो वेव तक सारी वेवलेंथ मिलती हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये, ईएम वेव मिलती हैं। जैसे इसमें गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट तो अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, और हम तक जो पहुंचते हैं उसमें विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव वगैरह पहुंचते हैं। ये इधर वाले जो होते हैं वो लो एनर्जी होते हैं, ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। जैसे अभी भी आजकल एक न्यूज बड़ा सर्कुलेट हो रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी टेस्टिंग हो रही है और लोग उसको धड़ाधड़ शेयर भी कर रहे हैं। ऑलरेडी लोग इतना पैनिक है कोरोना की वजह से, और कोरोना उसी की वजह से 5G की टेस्टिंग की वजह से फैल रहा है। मेरे पास भी कल एक मैसेज आया और उसमें कहा कि टेलीफोन 5G डिपार्टमेंट के, टेलीफोन डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों की बात सुने, आपके पास भी आ सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो क्लास में ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के रूमर उड़ा रहे हैं लोग, ऑलरेडी इतने पैनिक में हैं, उसमें भी 5G और 10G और ये फालतू की बैठे बैठे कोई लोगों पे काम नहीं है व्हाट्सएप पे। और ऑलरेडी मैं इस पे एक रिपोर्ट में देख चुका हूँ, और मैं खुद फिजिक्स से हूँ तो थोड़ा सा जानकारी मुझे, हालांकि मैंने कोई टेस्टिंग तो नहीं करी है, बट फिर भी ये इधर वाली जो रेज होती है वो लो एनर्जी रीजन में होती है, और टेलीफोन में माइक्रोवेव, रेडियो वेव, मोबाइल टेलीफोनी में यूज होती है, तो हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, नो डाउट इंटेंसिटी इनकी बढ़ेगी, टावर पास पास लगेंगे 5G वाले केस में, लेकिन हार्मफुल नहीं होगी। हार्मफुल होती है ये वाली एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, ये हार्मफुल होती हैं। तो अगर हमें एक्सपोजर रेडियो वेव से होता तो हम पहले से 10 साल से हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीफोन टावर और वगैरह हमारे आसपास लगे होते तो हमें नुकसान होता। अब होता क्या है, वो एक मूवी आई थी कौन सी, रोबोट 2.0 वाली, चिड़ियाएं मर गई, पता नहीं कोई टेस्टिंग तो हुई नहीं, फिल्में तो काल्पनिक कहानियों पे होती हैं। अब 5G में कह रहे हैं कि कोरोना उसी की वजह से फैल रहा है, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है, जगह जगह करंट के झटके लग रहे हैं। अरे करंट तो कभी भी लग जाता है यार, बॉडी चार्ज हो जाती है, हम ऐसे शर्ट टी शर्ट पहने हुए तो कभी ऐसे हम बॉडी चार्ज हो गई, कहीं भी मेटेलिक सरफेस को टच करोगे तो कई बार शॉक लग जाता है। भाई कपड़े हमारे इस तरह के होते हैं, हम कहीं से निकल रहे हैं घर में, मान लीजिए कोई आपके शाइनी कर्टेन है, पर्दा वगैरह, उसके बराबर से गुजरे तो उससे रब करेंगे तो बॉडी चार्ज होगी, आपकी टी शर्ट चार्ज हो गई, या आप जब चल रहे हैं तो ऐसे करके जब मूव कर रहे हैं तो टी शर्ट में रबिंग होगी, मान लीजिए थोड़ा सा इसमें नायलॉन थ्रेड वगैरह होगा, तो चार्ज तो आएगा ही आएगा। और बॉडी पे जब चार्ज आएगा, आप टच करेंगे किसी सरफेस को तो थोड़ा शॉक वगैरह लग सकता है, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं, लेकिन फालतू की अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा, मैंने भी इस पे पढ़ा तो उसमें सब फर्जी बताया। तो कुछ एक कल ही एक मैसेज ऑडियो भी किसी ने बना के सुनाया, 2 लोग बात कर रहे हैं, गंवारी होंगे, कोई पढ़े लिखे तो लग नहीं रहे थे,
ठीक है, बट वो अपने मन की कहानी और फिर उसमें अपनी तरफ से आदमी चिपका देता है कि दो 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकारियों की बात, ये अपनी तरफ से लाइन जोड़ती है, लोगों को लगेगा कि ये 5G के अधिकारी, और धुआंधार शेयर हो रहा होगा, धुआंधार शेयर हो रहा होगा। खैर, मैं आपको बता रहा था ये सारे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी सारी वेवलेंथ हमें मिलती है सन से, लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो देखा उसमें कुछ लाइन मिसिंग थी, बीच बीच में कुछ लाइन मिसिंग थी, वो लाइन मिसिंग थी, यानी वहां पे कोई एनर्जी और वो वेवलेंथ नहीं मिली। ऐसी लाइन कैसी नजर आएंगी स्पेक्ट्रम में? डार्क नजर आएंगी। कैसी नजर आएंगी? डार्क। इन्हीं लाइन को फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं, ठीक है, फ्रॉनहोफर लाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये तो तब हुआ जब पूरा सन हमें विजिबल था, जब पूरा सन हमें विजिबल था, लेकिन जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, तो ये वाला इनर पार्ट सन का ढक जाता है, चारों ओर एक रिंग नजर आती है, एक रिंग नजर आती है। पूरा टोटल सोलर इक्लिप्स के केस में एक रिंग नजर आएगी, आपने देखा भी होगा कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले शायद हुआ भी था, या नहीं भी देखा होगा तो टीवी पे पुराने वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ऐसे रिंग टाइप का होगा, ये क्रोमोस्फीयर का कुछ पार्ट हमें विजिबल होगा। अब यही क्रोमोस्फीयर जिसने इन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था टोटल इक्लिप्स में, यही वेवलेंथ हमको वापस मिलेंगी, जो मिसिंग थी ना वही वापस मिल जाती है, यानी कि इनको एब्जॉर्ब किया था इसने जब सन नॉर्मली विजिबल होता है, लेकिन टोटल सोलर इक्लिप्स के केस में ये जब कवर्ड हो जाता है तो वो जो लाइन एब्जॉर्ब हुई थी वही लाइन इसमें से एमिट होती हुई नजर आएंगी। तो जो लाइन हमको पहले डार्क नजर आ रही थी, जो लाइन हमको डार्क नजर आ रही थी यानी मिसिंग थी, वही लाइन अब हमको ब्राइट नजर आएंगी। यही जो लाइन होती है इन्हीं को फ्रॉनहोफर लाइन कहते हैं, फ्रॉनहोफर लाइन कहते हैं। बस ये एप्लीकेशन हमें ध्यान रखनी है। फ्रॉनहोफर एक नाम एक बार और आप सुनोगे लाइट में, जब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में, तो वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन फ्रॉनहोफर में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि कोई स्पेक्ट्रम में स्टडी करना हो, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो किरचॉफ के लॉ में फ्रॉनहोफर जो लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है इसके बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए, ये थ्योरेटिकल चीज थी, वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो स्टीफन्स लॉ हमने पढ़ लिया था, थ्योरी तो मैंने क्लास में आपको कराई दी थी, और किसी भी बॉडी के लिए किसी भी मीडियम में रखा हो तो फॉर्मूला था भैया ई सिग्मा ए टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4, यहां तक मैं आपको बता चुका था, और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ एमिशन, dq/dt इज द रेट ऑफ एमिशन। आगे देखेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो केस है वो हमें रेट ऑफ एमिशन नहीं बताता बल्कि रेट ऑफ कूलिंग बताता है। सबसे पहले तो अंतर दोनों में समझ में आना चाहिए, रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ कूलिंग दोनों अलग है। रेट ऑफ एमिशन का मतलब है कि किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड, और रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है dt/dt, ठीक है, लिखना मत, अभी हम आएंगे थोड़ी देर में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर। dt/dt यानी किस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी पर सेकंड कितना टेम्परेचर में गिरावट हो रही है, डिक्रीज कर रहा है पर सेकंड टेम्परेचर, और यहाँ पर सेकंड कितनी एनर्जी निकल रही है। सो दिस इज जूल पर सेकंड यानी वॉट, एंड दिस इज केल्विन पर सेकंड, केल्विन पर सेकंड या पर डिग्री पर सेकंड, पर डिग्री पर सेकंड यानी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है डेल्टा टी, ठीक है, टेम्परेचर टाइम। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेट ऑफ कूलिंग बताता है, और ये रेट ऑफ एमिशन बताता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस दोनों में रहेगा, और स्टीफन्स लॉ से ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम डिराइव करेंगे। इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, न्यूटन ने ऐसे काम बहुत किए कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के दूसरे के फॉर्मूले को मॉडिफाई करके एक दूसरा फॉर्मूला, हालांकि दूसरा फॉर्मूला बना दिया। और इस पे क्वेश्चन भी आपको काफी ज्यादा मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, मैंने भी शेयर किए। तो खैर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर हम आए उससे पहले एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो मैंने आपको भेज दिए थे, शेयर किया था, और उसी में एक क्वेश्चन है 2014 वाला, ये क्वेश्चन 18 के नंबर से लिखा होगा आपको जो मैंने भेजा था। तो क्या है इसमें, अ ब्लैक कलर्ड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, अ ब्लैक कलर solid sphere of radius r and mass m is inside a cavity with vacuum inside. The walls of the cavity are maintained at the temperature T0. The initial temperature of the sphere is 3 T0. If the specific heat of the material of the sphere
वेरी एज अल्फा टी की पावर 3 पर यूनिट मास with temperature T of the sphere where alpha is a constant, then time taken for the sphere to cool down to temperature 2T naught will be। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप स्टीफन्स लॉ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन तो मिल ही गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे पहले तो स्टीफन लॉ का फॉर्मूला dq by dt, और सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को भी यहाँ देख लेते हैं। एक ब्लैक कलर सॉलिड स्फीयर है और इसकी रेडियस r है और इसका मास m है, और इसको एक दूसरे स्फीयर के अंदर या कैविटी के अंदर बंद कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें अंदर वैक्यूम है, वॉल्स ऑफ द कैविटी, ये कैविटी में अंदर रखा गया, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो T0 है और इसका जो टेम्परेचर है वो 3T0 है। बाहर वाले का कैविटी का T0 है, यहाँ 3T0 है। तो अब इसमें ये दे रखा है, हालांकि वैक्यूम वर्ड यूज किया लेकिन उसने टेम्परेचर दे दिया है, यानी यहाँ पे वैक्यूम है लेकिन कैविटी के इस सरफेस का टेम्परेचर T0 है, इनिशियल टेम्परेचर 3T0 है। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर वेरीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S की जो वैल्यू है वो यहाँ जो चेंज होती है वो अल्फा T की पावर 3, ठीक है, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास है ये। ठीक है, S की वैल्यू अल्फा T की पावर 3 पर यूनिट मास विद टेम्परेचर T ऑफ द स्फीयर, और अल्फा एक कांस्टेंट है। देन द टाइम टेकन फॉर द स्फीयर टू कूल डाउन टू टेम्परेचर 2T0, और सिग्मा इसमें स्टीफन्स कांस्टेंट है। तो अब ये फॉर्मूला होता था E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ठीक है, इसमें E को हटा सकते हैं हम। क्यों हटा दिया मैंने E को, क्योंकि E यहाँ पर ब्लैक बॉडी है, ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए E की वैल्यू हमने क्या ले ली, 1 ले ली। ठीक है, अब इसमें और फर्दर ये अगर हम देखें तो इसमें dq by dt को आप चाहो तो m s dt अपॉन dt लिख सकते हैं, और इसमें m क्वेश्चन में दिया है, m इसका स्फीयर का मास दिया है और ये है, और सिग्मा, और बाकी सरफेस एरिया तो इसका वही रहने वाला है, ये स्फीयर है सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे आप इसके लिए लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर, और इधर t की पावर 4 किसी समय जनरल टाइम पर स्फीयर का टेम्परेचर T है, और माइनस T0 की पावर 4 सराउंडिंग का कैविटी का टेम्परेचर T0 है। क्वेश्चन में कहा है वॉल्स ऑफ द कैविटी आर मेंटेन्ड एट, मेंटेन कर रखा है T0 पर। आप ये भी कह सकते हैं कि जब हीट यहाँ से जा रही होगी, ये ले रहा होगा, तो वो कहाँ जा रही है वो चिंता नहीं करना है, आपको कहा गया है कि इसको T0 पे मेंटेन किया है, तो ये टेम्परेचर और ये वेरी करेगा। तो अब ये कह रहा है कि कितने समय के बाद इसका 3T0 का वैल्यू कम होते होते 2T0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें S की वैल्यू वो दे रखी है आपको अल्फा TQ, वो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ गया, और सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, और m मास को ऐसे ही रहने देते हैं। ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में भी मास के टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, और S स्पेसिफिक हीट यहाँ जब हम लाएंगे तो वो वैल्यू अल्फा T की पावर 3 और बाकी T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, T0 की पावर 4 इज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। इसमें आप चाहो तो इसमें फर्दर T को अगर अंदर ले आए तो एक ये और एक ये T की पावर 3, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, या इसको T की पावर 4 रहने दो और इसको पूरे में T की पावर 3 रहने दो। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो टर्म्स को सेपरेट करेंगे, ये इधर आ जाएगा कांस्टेंट वाला, ये वाला इधर चला जाएगा, कांस्टेंट वाले को इधर ही रहने दो, बाकी को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा T की पावर 3 dt, और यहाँ T की पावर 4 और T0 की पावर 3 सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर m अल्फा, और ये dt, इसे कर देंगे इंटीग्रेट। अब जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक चीज का और यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हमें टाइम बताना है कितने समय के बाद। तो टाइम 0 था, बाद में T हो गया, जिस समय टाइम 0 था उस समय टेम्परेचर 3T0 था, बाद में ये टेम्परेचर कितना हो गया, 2T0 हो गया, बाद में टेम्परेचर 2T0 हो गया, पहले 3T0 था,
2T0। अब एक चीज फिर ध्यान देने की है कि ये यहाँ से 0 से T टाइम तो बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है। तो पहले भी मैंने बताया था कि जब इंटीग्रेट करें तो ऐसे एक तरफ की लिमिट बढ़ रही है, दूसरी तरफ की कम हो रही है, तो माइनस साइन लगा लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर टाइम ही नेगेटिव आ गया मालूम पड़ा। अब इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है, कई लोगों को लग रहा है वो टफ है ये नीचे जो क्वांटिटी ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करेगा। जेई मेन का सवाल है तो मेडिकल के लेवल से थोड़ा टफ लग सकता है आपको, बाकी आईआईटी के लेवल से बिल्कुल भी टफ नहीं, जेई मेन के लेवल से। ये जो नीचे क्वांटिटी है इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो अब इसमें हम ये मान लेंगे टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इक्वल टू जेड, ऐसे हमने कर लिया। ये ध्यान रहे ये कांस्टेंट है, तो ये आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, टी की पावर 3 और ये डी टी अपॉन डी जेड, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और डी जेड का ये 1। अब देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो टी की पावर 3 डी टी ऊपर आ रहा है और इसको हम डी जेड को अगर इधर ले जाए तो ये आपका डी जेड हो गया और ये जो 4 है वो 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू पता लग गई, तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस को तो रहने ही दो, बाद में देखा जाएगा। और ये 2T0 और यहाँ इसकी जगह ये डी जेड आ गया ऊपर और इधर आ गया डी जेड बाई 4, सॉरी 4 यहाँ आ गया और ये पूरे को हमने रिप्लेस कर दिया जेड से, और इधर आ गया सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एम अल्फा, और इधर dt का इंटीग्रेशन कर ही देता हूं मैं, dt का इंटीग्रेशन t आ गया, अपर लिमिट t माइनस 0 करेंगे तो t आ गया, ये t टाइम निकालना है हमको। अब देखिए आप चाहो तो इस 4 को भी इधर ले आओ, नीचे है इधर ले आओगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, 16 पाई 16 सिग्मा पाई आर की पावर 4 और ये t। तो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगने लगा कि हमारा आंसर क्या आ सकता है, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए लॉग में जाएगा, ये वाला टर्म लॉग में जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, क्या पता हमारा आंसर वहां एक दिखने शुरू हो जाए, एक तो ये 16 सिग्मा पाई आर की पावर 4 एम अल्फा इस टाइप का कुछ हो सकता है, ठीक है, और लॉग वाला। तो ऐसे मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सी और डी, तो मुझे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 16 ये आ रहा है और ये टर्म इधर चला जाएगा, एम इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि टाइम निकालना है। लेकिन 16 वाले दो टर्म दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी का मैं यहाँ पे ये तो मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है और समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन बाकी आप खुद से करोगे और अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है या बिना समझाए करना हो सीधे सीधे तो हार्डली 2 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन log z आ जाएगा और z की वैल्यू जो हमने एज्यूम करी थी वो रख देंगे, तो यहाँ पर माइनस में और ये log z और log z में ये वाली वैल्यू मैं रख ही देता हूँ और ये आ जाएगा t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 और इसमें ये लिमिट हो गई 2T0 और नीचे हो गई 3T0, बाकी का सब इधर जाएगा, ठीक है। अभी जगह नहीं तो मैं लिख नहीं रहा। अब आप देखिए फर्दर ये माइनस को आप पहले इधर लाके एडजस्ट कर लो तो लिमिट चेंज हो जाएंगी, ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएंगी। ये माइनस साइन अगर हो और लिमिट ऊपर और नीचे की चेंज कर सकते हो, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो ये लिमिट यहाँ पे 3T0, ये ऐसा रूल होता है। और नहीं तो आप बाद में भी करोगे तो बाद में भी माइनस को एडजस्ट करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। आगे के लिए मैं बता रहा हूँ आप ऐसा कर सकते हैं, अगर यहाँ माइनस हो तो लिमिट को चेंज कर दो, माइनस उसमें एडजस्ट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में। और नहीं तो आप इसमें वैल्यू रख लो फिर माइनस को एडजस्ट करोगे तब भी रिजल्ट वही आएगा। तो अब इसमें हमने वैल्यू रखी तो लॉग में और ये 3T0 इसमें रखेंगे 3 3 9 81 T0 की पावर 4 और T0 की पावर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो आप जानते हो लॉग में log m माइनस log n होता है, तो log m अपॉन n हो जाता है, तो यहाँ माइनस होता है वो नीचे आ जाएगा log में, यानी इसके नीचे, तो 2 को रखेंगे 2 2 4 16 16 t की नॉट की पावर 4 और T0 की पावर 4, तो आप देखिए T0 की पावर 4 ये तो चला गया और इधर जो ये वाला था वो आ गया आपका 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर और m अल्फा इंटू टी, ठीक है भाई। अब ये 81 माइनस 1 तो 80 तो ऊपर बचा और 16 माइनस 1 15 यहाँ बचा, तो 80/50 80/15 तो 5 से ये चला गया 16 और ये 3 5 से 16 5 80 3, ठीक है। और बाकी इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आ गया आपका m अल्फा और 16 सिग्मा पाई आर का स्क्वायर
और log में 16/3 और ये आपका टाइम आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें देखना होगा हमको। तो आप देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन है log 16/3। यहाँ कोई स्टेप समझ में ना आया हो आपको तो बताइए, स्टीफन्स लॉ पर ही बेस्ड है। टेम्परेचर जरूर पूछा है लेकिन dq/dt स्फीयर के लिए हमने ms डेल्टा टी वाला लगा दिया। m दे ही रखा है, s एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया था तो उसको हम इधर ले आए और वैल्यू को रख के और उसके बाद इंटीग्रेशन कर लिया। ये हमारा आंसर आ गया, ये टाइम आ गया। आप में से किसी को कोई डाउट आ रहा हो यहां तक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर कहीं कोई स्टेप अगर समझ में ना आया हो, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ पर, ये एज्यूम किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह मैं मैथमेटिक्स से पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता भी हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स के मैंने बता ही रखा है, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह पड़े हुए पुराने, जब मैंने पढ़ाया था तो वो सब रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आप देखना चाहें देख सकते हैं, किसी को ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह में दिक्कत हो तो। ठीक, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आते हैं इसका लास्ट टॉपिक और वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बाद एक छोटा सी चीज और है, सोलर कांस्टेंट। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। सोलर कांस्टेंट स्टीफन्स लॉ से ही वैसे तो रिलेटेड है, आप कहो तो मैं पहले वही बता देता हूँ। सोलर कांस्टेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसके बाद देखेंगे। तो चलिए सोलर कांस्टेंट देख लेते हैं क्योंकि स्टीफन्स लॉ से रिलेटेड ही है। एक चीज और मैं बता दूं, जब हम बात करते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि ब्लैक कलर की ही होनी चाहिए। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता ब्लैक कलर की ही होनी चाहिए। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है बहुत अच्छा एमिटर होना चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए ब्लैक कलर का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सन जो है, सन एक ब्लैक बॉडी का अच्छा एग्जांपल है, काफी अच्छा एमिशन होता है इससे, आपको पता ही है। से स्टार, और मोस्टली स्टार को हम ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सन तो सर हमें येलो नजर आता है तो उसको ब्लैक कैसे कह रहे हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब यहाँ ब्लैक कलर से नहीं होता, उसमें बहुत अच्छा एमिशन और बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, इसलिए ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो सन भी एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है क्या, जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए तो उसमें यूनिट भी पूछ लिया गया इसका, या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया गया सोलर कांस्टेंट का। तो है क्या चीज, ये पहले समझ लेते हैं। तो सिंपल अगर मैं बताऊं तो ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो आप इसका यूनिट अगर लिखेंगे तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर, और यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। एंड दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी mt-3। ये क्वेश्चन भी पहले काफी आ चुके हैं सोलर कांस्टेंट को लेके, लेकिन रिसेंट का मतलब मेरा यहाँ पे जो है 10-15 साल से है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10-15 साल अगर मैं रिसेंट कह रहा हूँ तो काफी पहले 20-30 साल पहले भी आए हैं जो डायमेंशन और यूनिट को लेके। अब तो चांसेस कम है, लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है। फॉर्मूले के अलावा सन का टेम्परेचर निकालने के लिए उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं, वो पूछा जा सकता है। और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है, जिसको आप एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो याद किया जा सकता है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ऐसी वैल्यू है जो आती है। ये वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब है क्या, तो आप लिखेंगे इट इज द intensity of solar radiation, it is the intensity of solar radiation received, it is the intensity of solar radiation received at the earth's surface, it is the intensity of solar radiation received at earth's surface। अब मैंने इंटेंसिटी वर्ड यूज कर लिया, आप समझो, मैंने इंटेंसिटी वर्ड यूज कर लिया
तो इसमें ये कहने की जरूरत नहीं कि अर्थ के सरफेस पे पर सेकंड पर यूनिट एरिया पे जो एनर्जी गिर रही है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इंटेंसिटी कह दिया, और इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। यानी कि मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन एट अर्थ सरफेस, या और इसको डिटेल में कहना हो तो आप कह सकते हैं इट इज द एनर्जी या इट इज द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड पर सेकंड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ, ये भी कह सकते हैं। तो आप आगे लिख सकते हैं इस बात को भी। तो इट इज द, और करके लिख लें, और करके एक डेफिनेशन लिख लें, इट इज द solar energy, it is the solar energy received per second on unit area of earth, on unit area of earth, on unit area of earth। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहले डायग्राम से समझते हैं। ये सन है और ये यहाँ पर अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। सन की जो रेडियस है दैट इज गिवन यू कैपिटल आर। तो आप जानते हैं सन से रेडिएशन सभी डायरेक्शन में निकलता है, और इसमें से कुछ रेडिएशन अर्थ में भी पहुंचता है। तो यहाँ इसको, ये जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, और सन का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। डिस्टेंस मतलब रेडियस, सन की जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, और सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये अगर अर्थ है तो ये जो रेडिएशन है अर्थ तक जो पहुंच रहा है वो इतने स्फीयर में फैल रहा होगा, इतने स्फीयर में फैल रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे फैल रहा होगा ये। तो सबसे पहले सन को वी आर ट्रीटिंग अ ब्लैक बॉडी, और इसमें सन का टेम्परेचर मान लीजिए टी है, सन का जो टेम्परेचर है दैट इज टी। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रीटिंग या एज्यूमिंग सन एज अ ब्लैक बॉडी, एक बात। दूसरा यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है सन के चारों, अर्थ के चारों तो और तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो हम इसको एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करने के साथ साथ सन को ये भी मान सकते हैं कि इट इज केप्ट इन वैक्यूम। तो हम यहाँ पे स्टीफन्स लॉ लगाएंगे, फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, और स्टीफन्स लॉ से dq by dt ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, dq by dt ब्लैक बॉडी के लिए केप्ट इन वैक्यूम ये आएगा। और इसमें a सन सरफेस, इसका सरफेस एरिया सन का जब हम लिखेंगे तो 4 पाई सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर t की पावर 4 ये आ गया पर सेकंड सन से जो रेडिएशन निकल रहा है। और ये रेडिएशन अगर आप यहां से देखें तो ये रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है यहाँ पर ये 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर के एरिया में फैल रहा है। तो सन से जो रेडिएशन निकल रहा है ये अर्थ के यूनिट एरिया पर जो गिर रहा है, यूनिट एरिया पर, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा पर सेकंड सन से इतना रेडिएशन निकल रहा है, और ये रेडिएशन इसमें 4 पाई r स्क्वायर के सरफेस एरिया में स्प्रेड कर रहा है, सरफेस एरिया में स्प्रेड कर रहा है। तो अब ये यहाँ पर यूनिट एरिया पर कितना गिरेगा, दिस रेडिएशन या दिस एनर्जी इज फॉलिंग पर सेकेंड ऑन एरिया ऑफ 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। देयरफॉर एनर्जी falling per second on unit area of earth, so that will be I। और ये जो एनर्जी है आप चाहो तो इस एनर्जी को पावर कह सकते हैं, पावर ऑफ सन यानी पावर ऑफ रेडिएशन। तो पर सेकंड
सन से इतनी पावर रेडिएट हो रही है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P डिवाइडेड बाई ए डैश। यहाँ ए ये वाला क्या है, सन का सरफेस एरिया है, और ये जो ए डैश है दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज ए डैश, वो अलग है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं यही वाली जो वैल्यू है, तो सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई ये वाला 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, और ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है निकल के, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। दिस वैल्यू, दिस आई विच इज नाउ सिग्मा, ठीक है, टी की पावर 4 और आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, दिस इज एस, दिस इज सोलर कांस्टेंट, दिस इज सोलर कांस्टेंट। ये इंटेंसिटी है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये इंटेंसिटी है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। सन का टेम्परेचर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वीन्स लॉ में मैंने आपको बताया ही था 5800। ठीक है, तो ये कोर का जो टेम्परेचर हमने निकाला था, ठीक है, और इसमें ये सोलर कॉस्ट, ये सन की रेडियस और अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एस की जो वैल्यू आती है ऐसा यूनिट में वो 1400, ठीक है, 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये निकल के आएगा। और अगर सिंपल सा फिगर याद रखना है तो 2 कैलोरी के करीब 1.99 होता है, तो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आती है ये वैल्यू। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड या वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट होगी। और अब इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें अगर हम सोलर कांस्टेंट का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं सोलर कांस्टेंट का। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड है, तो mt-3 आएगा। ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, और स्टेट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। जे मेन में आ चुका है 1 या 2 बार, नीट में भी शायद 2 बार आ चुका है क्वेश्चन ये फॉर्मूले को लेके। और एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ, अभी इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, फिर सन का टेम्परेचर ये भी निकाल सकते हैं, या सन के अलावा किसी स्टार का भी निकाल सकते हैं। और स्टार के लिए भी यहाँ पे टेम्परेचर निकालना हो तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, एस की वैल्यू और ये सब आपको या तो किसी स्टार के लिए दिया होगा, सोलर कांस्टेंट दे देगा स्टार के लिए, सन के लिए तो फिक्स होता है 1400, मैंने बताया आपको 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। कैलोरी में वो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। आप इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ये मैं इधर का अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए अब देखिए, और एक दो चीजें जो है, बस इसके बाहर अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं जो मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें जैसे मैं अगर कहूं यहाँ पे सन के लिए रेडियस, सन की जो रेडियस होती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं रख रहा हूँ, अप्रोक्स वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, 7 × 10⁵ किलोमीटर, 7 × 10⁵ किलोमीटर होती है, ठीक है। और ये जो आर डिस्टेंस था, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, वो आपको पता है करीब करीब 15 करोड़ होता है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो दैट इज 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। वैसे तो 1.496 होता है, 1.496 × 10⁸ किलोमीटर। ये अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सन के लिए एस की वैल्यू निकल आएगी। टेम्परेचर टी हमें पता है, सन का टेम्परेचर टी सन का हमें पता है 5800 केल्विन, ये ऑलरेडी हमारे पास होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे तो एस की वैल्यू सोलर कांस्टेंट की, ये ध्यान रखना सोलर कांस्टेंट है, सन के लिए है ये वैल्यू, एंड दिस कम आउट टू बी 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसमें ये जो वैल्यू आती है वो 2 कैलोरी, थोड़ा यूनिट डिफरेंट सी है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये वैल्यू आती है। इसमें हमने वैल्यू जो ली है ये सन के लिए, और ये डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ
जो फिगर में मैंने आपको शो किया था वो रख दिया, तो एस की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, फर्दर टेम्परेचर वैसे तो हमने निकाल लिया, लेकिन टेम्परेचर ऑफ सन और एनी स्टार, टेम्परेचर ऑफ सन और एनी स्टार कैन बी कैलकुलेटेड एज, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये अभी जो एस की वैल्यू है ये सन के लिए हमने निकाली है, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी किसी अदर स्टार के लिए, ध्यान रखना। अदर स्टार के लिए ये वैल्यू 1400 मत रख देना, गड़बड़ हो जाएगा। वो दिया होगा क्वेश्चन में, अगर उसका टेम्परेचर पूछेगा या उस स्टार का टेम्परेचर दे देगा आपसे, उस स्टार का सोलर कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे आप, एक नाम उसको दे सकते हैं स्टार कांस्टेंट, किसी अदर स्टार का हो तो। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ सन और एनी स्टार कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो आप इसमें t की पावर 4 को वहीं छोड़ो, बाकी का जो है वो टर्म आ जाएगा s, है ना, और ये r अपॉन r का स्क्वायर और सिग्मा यहाँ आ जाएगा। अब फर्दर ये t की पावर 4 है तो ये 1/4, ये एक फॉर्मूला, ये दोनों, ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है, ये फॉर्मूला ही वहां ऑप्शंस में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए थे और उन 4 ऑप्शन में टेम्परेचर पूछा, ये फॉर्मूला पूछ दिया गया, ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है सोलर। मैंने इसलिए बताया कि सोलर कांस्टेंट का ये फॉर्मूला या टेम्परेचर का फॉर्मूला डायरेक्ट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेना, आपको मिलेगा सवाल, जेईई मेन में भी और नीट में भी। तो एस अपॉन सिग्मा और ये आर अपॉन आर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब किसी स्टार के लिए भी निकालना है तो उसमें स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ये स्टार की रेडियस हो जाएगी, ये सिग्मा तो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है सोलर कांस्टेंट। सन के केस में इसकी वैल्यू ये है, अदर किसी स्टार के केस में डिफरेंट आने वाली है, क्योंकि आप समझ सकते हो उसकी रेडियस और अर्थ से उसका डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। और इसको अगर हम इसमें आर और ये सब अगर हम रख देते, ये वाली चीजें रख देते, देखो ये दोनों अगर हम रख दें, ये टेम्परेचर हमें नहीं पता है, निकालना हो तो हम ये रख देंगे, और ये 1400 हमने जो निकाला है वो रख देते हैं, तो यही इस फॉर्मूले से भी ये वैल्यू निकल के आएगी 5800 केल्विन। ठीक है, लगभग वैल्यू यही आती है कैलकुलेट होके। ठीक है, तो ये हुआ सोलर कांस्टेंट के बारे में, स्टीफन्स लॉ से हमने निकाल लिया। अब आते हैं लास्ट इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफन्स लॉ से ही निकाला जाता है, और इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। स्टीफन्स लॉ कोई बॉडी गर्म हो रही हो उसमें भी लगा सकते हैं, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, बस अंतर ये आ जाएगा कि यहाँ पे जैसे हम dq/dt लिखे थे, dq/dt स्टीफन्स लॉ की बात कर रहा हूं मैं, सिग्मा a और t की पावर 4 माइनस t नॉट की पावर 4 था, ये टेम्परेचर बॉडी का था और ये सराउंडिंग का था, तो बॉडी एमिट करेगी। प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में मैंने बताया भी था, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से तो नेट रेट ऑफ एमिशन आएगा, लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम हुआ तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर और ये बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यानी आप उसको चाहें तो स्टीफन्स लॉ को मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो इस तरह से, बस वो टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब बॉडी एब्जॉर्ब तब करेगी जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो और बॉडी का कम हो, तो यही लग जाएगा। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो लगाते हैं, कूलिंग कब होगी, जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो, तो एक तो कूलिंग होगी, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, ये जो लॉ लगाते हैं न्यूटन का, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेंज के लिए नहीं है, जब बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में 20-30 डिग्री तक का चेंज हो तो ये लॉ लगाया जा सकता है। यानी कि मैंने कहा दोनों के टेम्परेचर में, सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में 20-30 डिग्री तक का चेंज हो तो ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, और वो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। ठीक है, तो इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम स्टीफन्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम स्टीफन्स लॉ एंड applicable when temperature of body and surrounding differ by not more than 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 केल्विन
टेम्परेचर डिफरेंस है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो या केल्विन में लिखो चलेगा, ठीक है। तो इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम स्टीफन्स लॉ एंड एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग डिफर बाय नॉट मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ज्यादा ही है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इसको हम डिराइव करते हैं, और डिराइव करने के लिए दो टेम्परेचर पहले जो है बॉडी का और सराउंडिंग का बोलेंगे। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो T है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो T नॉट है, और T माइनस टी नॉट, इसे मैं कह रहा हूँ डेल्टा टी, T माइनस टी नॉट को डेल्टा टी कह रहा हूँ, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं, और ये जो डेल्टा टी है इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डेल्टा टी होना चाहिए वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, या मैं ये कहूंगा कि जो डेल्टा टी की वैल्यू है ये काफी कम होनी चाहिए T से, या सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होनी चाहिए। डेल्टा टी की वैल्यू T और T नॉट, मतलब T और T नॉट दोनों से काफी कम होने चाहिए, ठीक है, T और T नॉट से। ये केल्विन में रखेंगे, ये दोनों टेम्परेचर है, ये दोनों टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे। हालांकि इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है दोनों का, वो डिग्री सेंटीग्रेड में कह सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम आता है। लेकिन जब अकेला टेम्परेचर लेंगे, डिफरेंस नहीं लेंगे, तो उसको, ठीक है, केल्विन में ही रखा जाएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू इस T से सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होनी चाहिए, ठीक है, तब ये एप्लीकेबल होगा। तो अब यहां से देखिए, फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, अब इसको मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन कुछ चीजें फिर छूट जाती बीच में, और उन पर क्वेश्चन बनते हैं, उन पर क्वेश्चन बनते हैं। तो अब ये जो dq बाई dt है, इसका फॉर्मूला हमने देखा E सिग्मा A T की पावर 4 और T नॉट की पावर 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और इसमें आगे आप देखेंगे कि हम इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाने, मतलब लाने के लिए इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसे मैं T नॉट प्लस डेल्टा टी लिख सकता हूँ। T, ये जो टेम्परेचर है T, ये इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा, डेल्टा टी, इसकी पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। इसमें फर्दर आप क्या कर सकते हैं, T नॉट को बाहर कॉमन ले सकते हैं, T नॉट को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो E सिग्मा A ऐसे हो जाएगा, T नॉट को कॉमन ले लिया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, और देखो 1 प्लस एक्स, यहाँ पे ध्यान दें 1 प्लस एक्स है, और उसकी पावर 4 है, और x यानी मैंने पहले ही कह दिया डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। यहाँ से अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डेल्टा टी बाई टी नॉट इट इज लेस देन 1। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। आप नोट करते चलिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट अगर जरूरत लगे आपको नोट करने की तो करते चलिए, अदरवाइज यहाँ पे बीच में कुछ टर्म्स आएंगे जिनको ध्यान रखना है, उस पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब ये dq बाई dt को मैं ms dt अपॉन ये लिख सकता हूँ। कोई भी बॉडी जो रखी है वो कूल हो रही है, तो बॉडी का मास m है, s उसकी स्पेसिफिक हीट है। जैसे आयरन का स्फीयर अगर है तो आयरन के स्फीयर के लिए s आयरन का होगा, और ये आपका E सिग्मा A T नॉट की पावर 4, और ये बन गया 1/4 डेल्टा T अपॉन T नॉट माइनस 1। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमने लगा दिया, तो ये 1 से 1 चला गया। और अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो E सिग्मा A T नॉट, देखो T की पावर 4 है और एक T नॉट है, तो अब यहाँ पे ये जो 4 है ये तो बाहर आ गया, और इसमें 4 बाहर आ गया, ये डेल्टा T नॉट और T नॉट की पावर 3 बचा, और डेल्टा T नॉट, और ये जो dt अपॉन dt है इसको यहाँ रहने दो, बाकी का जो टर्म है m और s का वो यहाँ ले आओ। ये जो फॉर्मूला आया है इसी फॉर्मूला को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। dt अपॉन dt, ये शायद विजिबल नहीं होगा, या रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं थोड़ा इधर खिसका के लिख देता हूं। E सिग्मा A T नॉट Q डेल्टा T और अपॉन ms, और ये 4, ठीक है, ये आ गया 4। अब ये गिवन बॉडी के लिए ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं
ये पूरा जो टर्म है ये वाला, दैट्स ए कांस्टेंट। आप इसको चाहें तो के ले सकते हैं, दैट्स ए कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्म आ गया। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं आगे फर्दर। ये मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो टर्म आया ना, दैट्स ए कांस्टेंट फॉर अ गिवन बॉडी एंड सराउंडिंग। अब इसी में कुछ चीजें हम चेंज करेंगे, और ये जो टर्म आया है, दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ एमिशन क्या है। रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ एमिशन जब पूछेगा, जैसा पूछेगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो अब देखिए, रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ एमिशन दोनों पे क्वेश्चन क्या आएंगे वो थोड़ी देर में बताऊंगा। तो फॉर अ गिवन बॉडी, फॉर अ गिवन बॉडी, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन उनकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, वो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर अ गिवन बॉडी, फॉर अ गिवन बॉडी एंड सराउंडिंग, एंड सराउंडिंग 4e सिग्मा a t नॉट की पावर 3 अपॉन ms इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम के डेल्टा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल फॉर्म आ गई, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बार बार लिखूंगा तो मैंने एनएलसी कर दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कर दिया है। सो dt अपॉन dt, एक चीज जो यहाँ ध्यान देने की है वो ये है, dt अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ध्यान रखें। ये तो कांस्टेंट हो गया, दैट्स ए कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू k कह सकते हैं। सो आप देखिए कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, आप देखिए टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम होगा। तो एज टेम्परेचर डिफरेंस, as temperature difference decreases, rate of cooling also decreases, ठीक है, as temperature difference decreases rate of cooling also decreases, rate of cooling भी कम होता जाता है बॉडी का। जैसे पहले शुरुआत में बॉडी गर्म ज्यादा थी तो शुरुआत में तेजी से ठंडी हो रही होगी, जैसे जैसे टाइम पास होगा बॉडी का जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कम होता जाएगा, यानी धीरे धीरे फिर वो ठंडी होना शुरू होगी। यानी शुरुआत में तेजी से ठंडी हुई थी, बाद में धीरे धीरे। तो एक तो dt अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी आ गया, और इसको लेके भी आप चाहें तो एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, टेम्परेचर इसको लेके एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग को लेके, ठीक है। तो अब देखिए, ये अगर आपने नोट कर लिया है, और इसी में यहाँ ये जो लिखा हुआ है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही मैं बताता हूँ कि dt अपॉन dt इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, dt अपॉन dt के माइनस टी नॉट, आप इसको रेट ऑफ कूलिंग को आर भी कह सकते हो। तो एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, और ये जो ग्राफ है ये बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और रेट ऑफ कूलिंग के बीच में है। लेट मी से दिस इज आर, ठीक है, आर, रेट ऑफ कूलिंग को आर में कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया आर, दिस इज dt बाई dt। तो अगर आप ध्यान से देखें तो r इक्वल्स टू के टी माइनस के टी नॉट, इस पे गौर करिए। तो ये आ गया आपका y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, तो t की पावर 1 है भैया यहाँ पे और r की पावर 1 है, तो इससे स्ट्रेट लाइन, और k तो क्लियरली यहाँ पे जो m है दैट इज स्लोप विच इज k, और k की वैल्यू तो पक्का पॉजिटिव ही आने वाली है, तो इससे स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप
बट माइनस के टी नॉट का मतलब है नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप ऐसे करके जाएगी आगे। इसमें आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ये टेम्परेचर टी है एक्स एक्सिस पे, यहाँ से कंपेयर करो, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर टी है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर टी है जो बॉडी का है और लगातार बदलना, ये रेट ऑफ कूलिंग यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। अब ये जो टेम्परेचर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रेट ऑफ टेम्परेचर कम हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग जीरो हो जाएगा किस टेम्परेचर पर, टी नॉट। यानी बॉडी का जब टेम्परेचर कम होते होते, बॉडी का टेम्परेचर कम होते होते जब सराउंडिंग के बराबर आ जाएगा, टी नॉट हो जाएगा, तो वो रेट ऑफ कूलिंग जीरो हो जाएगा, यानी बॉडी का ठंडा होना बंद हो जाएगा। तो एक ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है, और भी ग्राफ आएंगे, इसको एक्सपोनेंशियल वगैरह भी हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी आगे केसेस बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। अब देखिए इसमें आगे ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा, इसी फॉर्मूले के कुछ और फॉर्म भी बनाए जा सकते हैं। ये था आपका 4e सिग्मा और टी नॉट, 4e सिग्मा ए टी नॉट क्यू अपॉन एम एस, ये एम बॉडी का मास है, एस स्पेस हीट है, और ये डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है, ये तो कोई बॉडी स्फीयर हो, जरूरी नहीं, सिलेंडर भी हो सकता है, कोन भी हो सकता है, व्हाट एवर, जनरल फॉर्मूला ये भी, बट फॉर अ स्फीयर, ठीक है, फॉर अ स्फीयर, और स्फीयर में भी सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के केस में ये देखिए डी टी अपॉन डी टी, और ये 4e सिग्मा ए 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया और टी नॉट क्यू, और नीचे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू स्पेस वी डेल्टा टी। ठीक है, ये मास आ गया, मास इंटू डेंसिटी आ गई, तो इसमें ये 4 पाई और आर स्क्वायर से ये चला जाएगा। ठीक है, ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये जो डी टी अपॉन डी टी है, इसको, ये ध्यान रहे मैं स्फीयर के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज स्फीयर नहीं तो ऊपर वाला फॉर्मूला ठीक है, फिर उसको चलने दो। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी टी, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 12e सिग्मा, है ना, और नीचे 12e सिग्मा टी नॉट क्यू, और नीचे जो बचा वो आर रो एस, और ये डेल्टा टी। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं एक गिवन बॉडी के लिए ये पूरा जो टर्म है, गिवन बॉडी के लिए पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, गिवन बॉडी के लिए पूरा टर्म कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको फिर से वही के जो हमने लिखा था, इसी को, इसी की वैल्यू तो आ गई स्फीयर के केस में। ठीक है, स्फीयर के केस में ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसमें कुछ बातें नोटिस करने की है, फॉर अ बॉडी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो डी टी अपॉन डी टी है, ये प्रपोर्शनल है 1 अपॉन आर रो एस, प्रपोर्शनल है 1 अपॉन आर रो एस। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, यहाँ पे कुछ अच्छे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा ट्रिकी नहीं होंगे, लेकिन ध्यान देने की जरूरत होगी। अब इसमें ये जो डी टी अपॉन डी टी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर रो एस। आर रो एस का मतलब आर यहाँ पे रेडियस है, रो यहाँ डेंसिटी है, और एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग उस बॉडी का उसकी रेडियस पे, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से फिर कुछ नए सवाल बनते हैं कि अगर 2 स्फीयर हैं और उनका कंपैरिजन करना हो आपको, या एक स्फीयर के लिए ही, एक स्फीयर के लिए ही आपको रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ एमिशन अगर देखना हो, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, फॉर अ स्फीयर रेट ऑफ कूलिंग
is proportional to 1 upon r. For a sphere, rate of cooling is proportional to 1 upon r, और rate of emission is proportional to r square. कैसे भाई? देखो यार, रेट ऑफ एमिशन आप जानते हो a, और a प्रोपोर्शनल होगा किसके? r स्क्वायर के. तो यहाँ पे फिर एक पॉइंट ध्यान देने का है कि रेट ऑफ कूलिंग 1 अपॉन r के प्रोपोर्शनल आ रही है, और रेट ऑफ एमिशन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है. ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ गया यहाँ पे. रेट ऑफ एमिशन, ठीक है, 1 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया. सॉरी, 1 अपॉन r के रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शन में और r स्क्वायर के रेट ऑफ एमिशन प्रोपोर्शन में. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्फीयर है, ठीक है, उसका पहले कुछ रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ एमिशन था, अब उसी मटेरियल का एक डबल रेडियस का हमने स्फीयर ले लिया, डबल रेडियस का स्फीयर ले लिया, तो आप देखेंगे रेट ऑफ कूलिंग तो आधा हो जाएगा और रेट ऑफ एमिशन 4 गुना हो जाएगा. उल्टा होगा. एरिया उसका रेडियस अगर हमने डबल कर दिया उसी स्फीयर का, सेम मटेरियल का था जो पहले था, सेम मटेरियल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रो और एस की वैल्यू वही रहेगी और टेम्परेचर डिफरेंस भी वही रखते हैं. फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस एंड सेम मटेरियल, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड, देन द रेट ऑफ कूलिंग विल बी हाफ्ड एंड रेट ऑफ एमिशन विल बिकम 4 टाइम्स. तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हमें अच्छा मिल जाएगा. और भी कई इस तरह के पॉइंट्स मिलेंगे जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं. फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी एंड सेम मटेरियल बोलने का मतलब हो गया कि उसकी डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट मटेरियल सेम है तो सेम आएंगे, और डेल्टा टी सेम है ही, और ये तो कांस्टेंट है ऊपर वाला टर्म. तो अब यहाँ पे कंपैरिजन आप रेडियस के साथ कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी सेम मटेरियल, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, then rate of cooling is half. रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा. वो आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रेट ऑफ कूलिंग विल बी हाफ, बट जो रेट ऑफ एमिशन है, रेट ऑफ एमिशन becomes 4 टाइम्स. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा नेचुरली कि अगर एमिशन, रेट ऑफ एमिशन 4 गुना हो चुका है, अगर रेट ऑफ एमिशन 4 गुना हो चुका है, यानी पहले से 4 गुने ज्यादा रेट से अगर ये एमिट कर रहा है, तो इसको तेजी से ठंडा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो रेट ऑफ कूलिंग आधा हो गया. जबकि 4 गुने रेट से एमिट कर रहा है तो ठंडा जल्दी होना चाहिए था, लेकिन ठंडे होने का रेट, कूलिंग का रेट कम हो गया. इसकी वजह पता है क्या है? कि एमिशन नो डाउट 4 टाइम्स हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो हीट स्टोर थी ना, जो उसके अंदर हीट स्टोर थी वो 8 गुना हो गई. वजह क्या है हीट स्टोर होने की? क्योंकि जो मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर हम रेडियस डबल करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा. रेडियस डबल करेंगे, वॉल्यूम 8 गुना, मास 8 गुना, और अब हीट पहले से 8 गुना ज्यादा स्टोर्ड है, 8 गुना 8 टाइम्स ज्यादा स्टोर्ड है, और निकल केवल 4 टाइम्स रही है. यानी नो डाउट साइज बड़ा हो गया, ज्यादा रेट से एमिट हो रहा है, लेकिन स्टोरेज उससे भी ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गया? हाफ हो गया. एक सवाल तो ये बनता है. इसी में और भी कुछ केसेस बनेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं, ये आप नोट कर लें. ठीक है, अब देखिए इसमें एक तो ये केस बन गया, ऐसे इसमें कई और केस भी बनेंगे कंपैरिजन के लिए. तो रेट ऑफ कूलिंग और इसको लेके तो मैं यहाँ पे टेबल टाइप का मैं बना देता हूं.
ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग को मैं आरसी कह रहा हूं, डीटी या रेट ऑफ एमिशन पहले लेते हैं, और ये रेट ऑफ एमिशन dq बाई dt, और रेट ऑफ कूलिंग को dt बाई dt कह रहा हूं, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है। अब एक तो यही केस हो गया कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, सेम मटेरियल है, रेडियस ऑफ स्फीयर डबल, एक केस ये बन गया, तो ये आ गया। ठीक है। आप इसको लिखना चाहें तो यहां से लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट वाला केस यहां कंपैरिजन के लिए टू बॉडीज कैसी है, उसमें एक केस तो मैंने लिखाई दिया, तो इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अब इसमें पहला केस है वन हॉलो स्फीयर एंड अदर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, वन हॉलो स्फीयर अदर सॉलिड स्फीयर। तो देखिए हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में यहाँ पे जो रेट ऑफ एमिशन होता है, ये रेट ऑफ एमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया या आर स्क्वायर। और उसमें आप देखो कहीं भी उसका मास वगैरह का वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है, कहीं भी मास या वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है, केवल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, केवल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब वन हॉलो स्फीयर एंड अदर सॉलिड स्फीयर, और दोनों की रेडियस मान लो बराबर है, दोनों की रेडियस बराबर है, मटेरियल सेम है, ये भी कहना पड़ेगा। तो वन हॉलो स्फीयर अदर सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये अच्छा सवाल बन जाएगा, एंड सेम मटेरियल, सेम मटेरियल। ठीक है, मटेरियल मैंने सेम कर दिया, रेडियस मैंने सेम कर दी। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ एमिशन होता है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आप समझो ऐसे, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है। ठीक है, दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों की रेडियस बराबर है, एक हॉलो है और एक सॉलिड है, एक हॉलो है एक सॉलिड है, दोनों की रेडियस बराबर है, एक हॉलो है एक सॉलिड है। ठीक है। नाउ एक हॉलो है एक सॉलिड है, तो अब इसमें आपको देखना होगा कि रेट ऑफ एमिशन जो होता था हमने देखा dq बाई dt सिग्मा ए, सिग्मा ए सेम मटेरियल है, ई वगैरह लाने की जरूरत नहीं, और टी की पावर 4, टेम्परेचर भी सेम कह देते हैं। ठीक है, तो मेन चीज गौर करने की है कि ए पर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों के लिए एरिया तो सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम कह रहा हूं मैं, सेम रेडियस। अब हॉलो या सॉलिड का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, हॉलो और सॉलिड का तो कोई मतलब ही नहीं है, एरिया से मतलब है। तो हॉलो हो या सॉलिड हो, जब रेडियस अगर सेम है तो सरफेस एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आर सेम। ठीक है, आर ई रेट ऑफ एमिशन सेम होगा, रेट ऑफ एमिशन सेम होगा, उसका कारण यह है सरफेस एरिया सेम है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सरफेस एरिया कैपिटल ए इज सेम, तो आर ई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आर ई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, आर ई सेम हो जाएगा, सरफेस एरिया ए सेम, तो आर ई सेम। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जो फॉर्मूला हमने देखा रेट ऑफ कूलिंग का dt अपॉन dt, और ये था आपका, इसमें अब समझने की बात है कि एक a का टर्म आ रहा था और एक m का टर्म आ रहा था, बाकी तो कांस्टेंट थे। एक a का टर्म आ रहा था और एक ये टर्म आ रहा था। अब यहाँ पे इसमें भी आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बाकी भी टर्म थे जैसे इसमें, लेकिन बाकी मैंने हाइड कर दिए, उनकी जरूरत नहीं है। a सेम है दोनों के लिए, यहाँ पे का a सेम है, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो एक हॉलो है एक सॉलिड है। आप समझो मेरी बात को, एक हॉलो है एक सॉलिड है, रेडियस बराबर है, तो किसका मास ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा होगा, हॉलो का कि सॉलिड का। रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, लेकिन एक हॉलो है एक सॉलिड है, एरिया और मास का टर्म आ रहा था वही मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले लिखाया था 4e सिग्मा ए टी नॉट क्यू डेल्टा टी अपॉन एम एस, याद आ रहा हो तो एस सेम होगा, ये सब चीजें सेम है, ये सब सेम है, तो एरिया और मास, तो मास किसका ज्यादा होगा बताइए, हॉलो और सॉलिड सेम रेडियस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है किसका ज्यादा होगा, एरिया तो सेम हो गया, सरफेस एरिया दोनों का बराबर हो गया इस केस में, लेकिन मास सॉलिड का ज्यादा होगा, और मास अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, किसका, सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। ठीक है, तो मैं यहां कह सकता हूं रेट ऑफ कूलिंग लेस फॉर सॉलिड। ठीक है, और उसकी वजह क्या है, आप यहां से कह सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग
इज प्रोपोर्शनल टू A by M। M यहाँ पे मास है, M मोर फॉर सॉलिड, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग लेस फॉर सॉलिड, तो सॉलिड जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा एज कंपेयर टू हॉलो, ठीक है। और RC मोर फॉर हॉलो। आई होप कि आपको बात समझ में आएगी, अच्छा सवाल बन जाएगा एक सॉलिड और हॉलो में कंपैरिजन अगर किया जाता है। तो एक सवाल तो यही हो गया कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस, सेम मटेरियल, रेडियस को अगर हम डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ कूलिंग किस तरह से चेंज होगी, तो वो एक केस मैंने आपको बताया। दूसरा केस ये है कि हॉलो और सॉलिड, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, आपको मिल भी जाएंगे क्वेश्चन, और उनको करने के लिए ये आपको थॉट आइडिया समझ में आना चाहिए। एक और केस बताऊंगा, उसके बाद आज की क्लास को ओवर करेंगे। अभी थोड़ा सा रह गया है, अभी इसमें एक दो ग्राफ वगैरह और हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और अभी थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में, मंडे को, कल संडे कोई क्लास नहीं होगी। हाँ, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। एक केस और हम लेते हैं, ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे इसी में लिखना है। तो अब देखिए इसमें सेकंड वाला केस, बल्कि थर्ड कह सकते हैं, एक मैंने यहां बता दिया, एक ये हो गया और एक ये इधर। तो अब इसमें दो बॉडी है, उनके शेप डिफरेंट है, ठीक है। शेप डिफरेंट है, जैसे मान लो एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है, या एक सिलेंडर है दूसरा कोन है, इस तरह का है, लेकिन इनके मटेरियल सेम है, मास और वॉल्यूम सेम है, ठीक है। टू बॉडी ऑफ डिफरेंट शेप but same material and same mass and volume, ठीक है। इनका वॉल्यूम सेम, मटेरियल वैसे तो हो गया, तो मास बोलने की जरूरत नहीं, सेम वॉल्यूम कह लो तो भी काम चल जाएगा। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम हो जाएगी, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम हो जाएगी, तो मास की जगह वॉल्यूम भी कह सकते हैं। और दोनों अलग से बोलने की जरूरत नहीं, सेम मटेरियल है और अगर वॉल्यूम सेम है तो मास तो सेम हो ही जाएगा, फिर मास तो सेम हो ही जाएगा, ठीक है। अगर दो बॉडी है, एक इनकी शेप डिफरेंट है, तो आप देखिए रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ एमिशन। तो रेट ऑफ एमिशन में तो हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ एमिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेट ऑफ एमिशन ज्यादा, सिंपल सी बात है, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेट ऑफ एमिशन ज्यादा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मान लीजिए एरिया की बात करें तो सरफेस टेंशन में थोड़ा सा अगर हम चलें तो आपको याद होगा, सरफेस टेंशन में जो बूंदें होती है उनका आकार स्फेरिकल इसलिए होता है क्योंकि उनका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। तो आपको डिफरेंट शेप्स अगर दे दी जाए, तो मिनिमम एरिया जो होगा गिवन वॉल्यूम के लिए, मिनिमम एरिया जो होगा वो स्फीयर का होगा। तो स्फीयर का एरिया मिनिमम होगा, तो एरिया मिनिमम, तो रेट ऑफ एमिशन मिनिमम किसमें स्फीयर में। लेकिन अगर एक फ्लैट सरफेस आप सोचिए कि ऑलमोस्ट वॉल्यूम कम हो गया, फैलता ही जाएगा, तो एरिया मैक्सिमम होता है। तो अगर कोई फ्लैट सरफेस है या कोई प्लेट टाइप की है, ठीक है, प्लेट टाइप की है, उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ एमिशन भी सबसे ज्यादा होगा, वो ठंडा होगा। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कभी आपने शायद ऐसा किया हो कि आप जल्दी में स्कूल वगैरह कभी गए होंगे, अब तो स्कूल जाना खैर बंद ही हो गया, आप तो गए भी नहीं हो टारगेट बैच, लेकिन फिर भी कभी आप सुबह जल्दी में होते हैं, ब्रेकफास्ट आपको करना हो, चाय या मिल्क वगैरह आपकी मम्मी ने दिया, गर्म था, तो क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए
किसी प्लेट वगैरह में उसको कर लेते हैं। या आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कोई कॉमेडी वगैरह सीन होता है तो उसमें जो चाय वगैरह दी जाती है सॉसर और उसमें कप में, तो ऐसे उसको कर लेते हैं और उसको ऐसे ठंडा होने देते हैं और जल्दी ठंडा होता है और उसके बाद हम उसको पी लेते हैं। होता क्या है, फ्लैट हो जाता है और जल्दी से वो ठंडा हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एरिया फ्लैट सरफेस के लिए सबसे ज्यादा होगा, एरिया फ्लैट सरफेस के लिए सबसे ज्यादा होगा, और स्फेरिकल मैंने बताया ना, स्फीयर में जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है। तो ए मैक्सिमम फॉर फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस मैक्सिमम फॉर फ्लैट सरफेस एंड मिनिमम फॉर स्फीयर, ठीक है। तो यहां से फिर मैं ये कह सकता हूं आर ई मैक्सिमम फॉर फ्लैट सरफेस, और जो आर ई है ये मिनिमम हो जाएगा फॉर स्फीयर, ठीक है। एक केस तो ये आ गया। अब आती है बात रेट ऑफ कूलिंग की। रेट ऑफ कूलिंग की बात आती है तो रेट ऑफ कूलिंग में यहाँ पे हमें दो फैक्टर का ध्यान रखना होगा रेट ऑफ कूलिंग में, कि जो रेट ऑफ कूलिंग था इसका जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, तो वो फॉर्मूला था ये आपका 4E सिग्मा ए टी नॉट क्यू डेल्टा टी अपॉन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एस, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है इसलिए मैंने वॉल्यूम का टर्म ले लिया। अब मटेरियल सेम है, ये सेम है, तो आपको यहाँ नजर आएंगे दो टर्म, ये एरिया और वॉल्यूम। तो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन वॉल्यूम। रेट ऑफ कूलिंग एरिया अपॉन वॉल्यूम, थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर, ठीक है। सो ये रेट ऑफ कूलिंग में ये तो 4E सिग्मा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम कह ही दिया है, तो वॉल्यूम, ठीक है। तो टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप बट सेम मटेरियल सेम वॉल्यूम। तो अब फिर आपको यहाँ पे गौर करने की जरूरत है, वॉल्यूम सेम मास सेम, तो वॉल्यूम का फैक्टर आ तो रहा है पर ऑलरेडी हमने वॉल्यूम सेम कह ही रखा है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, और एरिया किसका ज्यादा होगा ये चीज मैंने आपको बताई दी, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। सो अगेन आप ये कह सकते हैं एज वॉल्यूम इज सेम, एज वॉल्यूम इज सेम, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं, ये हमने ऑलरेडी लिया है, एज वॉल्यूम इज सेम, तो आर सी प्रोपोर्शनल हो गया फिर से ए के, तो फिर मैं यहां से ये कह सकता हूं आर सी भी मैक्सिमम होगा फॉर फ्लैट सरफेस। भाई आपको अगर विभिन्न वॉल्यूम दिया जाए और उसको पीट पीट के आपको अगर फ्लैट कर दोगे तो आप देखोगे एरिया सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा एरिया, क्योंकि थिकनेस तो नेग्लिजिबल हो जाएगी, वही वॉल्यूम है बट आप एरिया को बढ़ाते जाएंगे, थिकनेस कम करते जाएंगे तो फ्लैट सरफेस बनेगा। तो मैक्सिमम फॉर फ्लैट सरफेस और ये मिनिमम फॉर स्फीयर, ठीक है, मिनिमम फॉर स्फीयर। ये कुछ केसेस बन सकते हैं, इन पे क्वेश्चन जो आएंगे वो थ्योरेटिकल टाइप के आएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसको आप समझने की कोशिश करें, होपफुली आ गया होगा। नहीं आता है फिर एक बार इसका वीडियो आप देख सकते हैं, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये साइनिंग थी यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अभी इसमें इसके फॉर्मूले के एक दो फॉर्म और हैं जो मुझे लगता है आपको भी मुझे बताने हैं, और उन पे ग्राफ्स वगैरह पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे भी आपको मिल जाएंगे बुक्स में, ठीक है। जैसे अभी जो कूलिंग वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी को और एक तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये था आपका dt अपॉन dt, ये तो हो गया, आपने नोट कर लिया होगा, और फिर ये आया था आपका यहां से k t माइनस टी नॉट, यही आया था। अब ये अभी मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया था ये रेट ऑफ कूलिंग और इसके लिए था, लेकिन अगर किसी टाइम टी पर आपको टेम्परेचर अगर निकालना हो किसी टाइम टी पर, तो कैसे निकालेंगे, बॉडी का एग्जैक्ट फॉर्मूला आएगा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आगे हम देखेंगे एक फॉर्म आता है इसमें, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके करते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ इससे एग्जैक्ट आएगा। तो मान लो टाइम 0 था और ये टाइम टी हो गया, और उस समय बॉडी जब टाइम 0 था उस समय बॉडी का टेम्परेचर T1 था, और बाद में
T2 हो गया। तो यहाँ पे आप एक लाइन चाहो तो ऐड कर सकते हैं, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम T1 टू, ये थोड़ा सा कैमरे को और एडजस्ट कर लेता हूँ, विजिबल तो हो रहा है वैसे, मैं देख रहा हूँ। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम T1 टू T2 इन टाइम t, ठीक है। अब बॉडी कूल्स फ्रॉम T1 टू T2 इन टाइम t, तो ये आ गया। अब फिर से देखिए, आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो 0 से t टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर, बॉडी कूल हो रही है तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो आप माइनस लगा सकते हैं, आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। फिर ये मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन आ गया, ये यहाँ पर dt अपॉन t माइनस T0 और ये k dt, 0 से t और T1 से T2, माइनस आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है dt अपॉन t, मैंने पहले भी बताया लॉग का फॉर्म है, तो आप इसको लॉग में ले जाइए t माइनस T0, ठीक है। माइनस जो था मैंने कहा लिमिट चेंज कर सकते हैं चाहो तो, या इस माइनस को आप इधर ले आओ, माइनस के टी, dt का t हो जाएगा t माइनस 0, इस माइनस को मैं इधर ले आया, या आप पहले से ही माइनस को इधर लगा के चलो कोई दिक्कत नहीं, वो इधर लगा लो या इधर लगा लो। और इसमें अब जो हम लिमिट रखेंगे, ये तो लॉग में चला गया t माइनस T0। आपको अगर याद हो, मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं, मैंने पहले भी कई बार बताया है, dx अपॉन ax प्लस b अगर s फॉर्म में होता है तो log ax प्लस b हो जाता है, और जो x का कोफिशिएंट है ये यहाँ अपॉन में आ जाता है 1 अपॉन a। पहले भी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी कई बार बताया है। तो ये dt अपॉन t ये कांस्टेंट हो गया b के जैसा, और इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 लिखोगे कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे ही रहने दो। और ये आपका T1 और ये T2। अब इसमें लिमिट जब हम रखेंगे तो अपर लिमिट आएगा log T2 माइनस T0 माइनस लोअर लिमिट T1 माइनस T0, तो वो log m माइनस log n का फॉर्म आ जाएगा। तो log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख सकते हैं, तो ये आ गया T1 माइनस T0 और इधर माइनस का Kt। अब आगे क्या करेंगे, log से पीछे छुड़ाना है तो एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये log हट जाएगा, ये e की पावर में चला जाएगा, तो ये आ गया आपका T2 माइनस T0 और ये T1 माइनस T0 और ये e की पावर माइनस का Kt, और ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे तो T2 माइनस T0, ठीक है, T2 माइनस T0 और ये आ जाएगा T1 माइनस T0 और e की पावर माइनस Kt। अब ये जो T2 टेम्परेचर है, इस T2 को मान लो मैं कोई जनरल टेम्परेचर भी कह सकता हूँ, इस T2 टेम्परेचर को मैं कोई जनरल टेम्परेचर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वो किसी टाइम t में T1 से T2 हुआ है, ये आ गया। अभी ये फाइनल बस फॉर्म आने वाला है, और फाइनल फॉर्म ये है कि ये T0 है, ये तो सराउंडिंग का टेम्परेचर था, इसको इधर ले आओ, तो हमारे पास T2 का एक्सप्रेशन आ गया T0 प्लस T1 माइनस T0 e की पावर माइनस Kt। ये के वही है जो हमने शुरू में माना था, एजम्पशन लिया था किसी गिवन बॉडी के लिए, और वो वैल्यू आ रही थी 4e सिग्मा वगैरह कुछ करके था ना, 4e सिग्मा a T0 की पावर q अपॉन m s, ये मैं मिटा रहा हूं। अब ये जो फॉर्म हमें आया मिला है ना, इस फॉर्म को लेके एक ग्राफ पूछा जाता है, नीचे विजिबल हो ही रहा होगा, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप इसको याद करो, कर लेते हो बहुत अच्छा है। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, T2 टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, इसका ग्राफ पूछा जाएगा, और इस ग्राफ के साथ ही आज की क्लास को मैं रोकूंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर टाइम t और ये टेम्परेचर t, बॉडी का टेम्परेचर t के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको देखो, ये e की पावर माइनस है, इसका ये कोफिशिएंट है, तो इससे हमें पता है कि ग्राफ हमारा जो जाने वाला है वो इस तरह से जाएगा, ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा। और आप इसमें चेक करना चाहो तो एक काम करो, t की वैल्यू 0 रख दो, t की वैल्यू 0 रख दो, तो e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब 1, तो आप देखेंगे यहाँ से ये T0 और ये T0 और T0 कट जाएगा, तो ये T2 जो टेम्परेचर है वो T आ जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे T1 से T जनरल टेम्परेचर ले लो, ये मैं ये चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जनरल टेम्परेचर ये T है, ये T है और ये भी T है, जनरल टेम्परेचर ले लेते हैं बॉडी का, तो T यहाँ पे मैंने T ही लिखा है, ठीक है। और ये टाइम T इक्वल्स टू 0 पर आप इधर देखो, T इक्वल्स टू 0 पे e की पावर 0 यानी 1, तो ये 1 हो गया, तो T0 से T0 कट जाएगा, तो T टेम्परेचर की मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, तो T2 लेके चला था, पर मैंने लिखा बॉडी कूल्स फ्रॉम T1 टू T, तो वो T2 हटा दिया, उसको T कर दिया, जनरल टेम्परेचर आ गया।
तो ये टेम्परेचर शुरुआत में कितना था बॉडी का T1, और बाद में लॉन्ग टाइम के बाद इन्फिनिटी डिक्रीज तो कर ही रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमें वैसे पता है, जनरल सोचो, एक बॉडी को ठंडा होने दिया जाए, एक बॉडी को ठंडा होने दिया जाए तो ठंडी होते 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 लास्ट कहां तक जाएगी, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर, यानी फाइनल टेम्परेचर इसका 0 नहीं होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 के बराबर होगा। और उसको आप यहां से भी चेक कर सकते हो, जब आप इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ध्यान रहे e की पावर माइनस इन्फिनिटी है, यानी ये 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये T1 माइनस T0 है, तो ये टर्म क्या देगा आपको, 0। ये मैंने कहा टाइम जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, तो ये आपका 0 हो गया, तो ये टर्म ही पूरा 0 हो गया, तो t की वैल्यू T0 आ गई, यानी ये डिक्रीज होते होते यहां तक पहुंचेगा, और ये वो टेम्परेचर है कितना, T0, ये वो टेम्परेचर है T0, ये डिक्रीज होते होते ऐसे जाएगा, ये वो टेम्परेचर है T0, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये ऐसा ग्राफ है, ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन मैंने दिया तो है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, ग्राफ वाला क्वेश्चन भी दिया है, आप ट्राई करिएगा। कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी अपने टाइम पर, और बस इसमें आप क्वेश्चन कराना रह गया, थ्योरी का पार्ट मैंने कवर कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन जो 2-3 एक ग्राफ वाला दिया वो आप ट्राई करिएगा, और अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट आ रहा है, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब सोचा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वही चीजें बीच बीच में आती जाती हैं, बताता जाता हूँ, कोई फालतू की बातें तो करता नहीं, लेकिन हाँ ये है, जो भी चीजें हैं काम की हैं, डिस्कशन में मैंने कई सारे ग्राफ बता दी, काफी डिटेल में कवर किया है, इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन में काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रुकते हैं, मंडे को मैं इसे कंप्लीट करूंगा, क्वेश्चन डिस्कस होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग खत्म हो गया।